कोरोना पे जब ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने काबू पा लिया और आपने कहा कि हमारे यहां नहीं पाया गया, तो मूर्ख नेता, क्योंकि उनके राजनीतिक स्वार्थ हैं, तो वो इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन समाज के किसी आदमी ने उठ के पूछा नहीं उनसे कि भाई ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की 2,25,00,000 है, और हमसे पूरी जमीन यानी लैंड एरिया ऑस्ट्रेलिया का भारत से 7 गुना है। वो तो पैदाइशी सोशल डिस्टेंसिंग पे थे। तो जब ऑस्ट्रेलिया से आप अपना मुकाबला करें तो यह भी बताएं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट, कोई नेता, कोई पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ता मैं आपके सामने, भारत की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत की धरती पर 5.5 करोड़ इल्लीगल लोग रह रहे हैं। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उससे दुगने तो हमारी झूठन पे पल रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि नहीं साहब, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना पे काबू पा लिया। 5 करोड़ लोग जिस देश में इल्लीगल रह रहे हों, और ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है, मेरा नहीं है, इस पे भी मैं बात नहीं कर रहा कि वो कहां से आए थे, कैसे आए थे। जिस देश की टोटल पॉपुलेशन 135 करोड़ हो, उसमें 5 अमेरिका बनेंगे। इंग्लैंड, जिसे कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स की निशानी है किसी समाज की। यह दुनिया का नियम है कि अगर किसी समाज को, किसी राष्ट्र को गुलाम बनाना है तो इसलिए नहीं कि वहां 4 फौजी भेज दो और वहां की सत्ता है ना, इसकी जरूरत ही नहीं होती। उस समाज के अंदर अपने आइकॉन यानी अपने पुरुषार्थी हीरोज, जो आपका गौरवशाली इतिहास है, उसको धीरे धीरे ऐसे बताओ कि ये लुटेरे थे, डरपोक थे, कायर थे, भाग गए थे, इन्होंने अपनी बेटियों को मुगलों को दे दिया, जान, ऐसी कहानियां आपके अंदर सुनाई कि आपको लगता है कि हम तो निहायती डरपोक लोग थे भाई, हमारे बाप दादा तो बहुत ही कायर लोग थे। ये किसी समाज को बैठे बैठे सदियों गुलाम बनाने के लिए काफी है। और इसी के लिए 1835 में इंग्लैंड ने एक डिफेंस सेक्रेटरी जो था, जो बेसिकली डिफेंस सेक्रेटरी था, उसे भारत भेजा और उससे यह कहा कि यह पता लगाओ कि इस भारत के अंदर न कोई लावारिस है, न कोई भूखा है, न कोई बेरोजगार है, कौन से कारण हैं। उस आदमी ने यहां की स्टडी करके इंग्लैंड की पार्लियामेंट में खड़े होकर के जो बयान दिया, गूगल पे जाइए, सर्च करिए और कहिए मैकॉले की रिपोर्ट 1835 में क्या थी वो निकाल लीजिए। उसने कहा कि यहां इस धरती पे एक व्यवस्था ऐसी क्रिएट की गई है जिसके कारण न कोई भूखा हो सकता है, न कोई लावारिस हो सकता है, और उस व्यवस्था का नाम है गुरुकुल। लिहाजा इसको ब्रेक करो और यहां कॉन्वेंट का सिस्टम लाओ। खुद मैकॉले अपनी किताब में लिखता है कि भारत में अंदर हमने जो शिक्षा नीति दी है, जो कॉन्वेंट एजुकेशन का सिस्टम डाला है, इस सिस्टम से तिलक लगाए हुए, धोती पहने हुए, चुटिया बांधे हुए, शरीर के अंदर अंग्रेजी बोलता हुआ गुलाम मानसिकता का आदमी पैदा होगा, राष्ट्रवादी हिंदू नहीं पैदा होगा। इसलिए हम अंधी दौड़ में पड़े। इसलिए हमने किसी चीज के बारे में भी जब भी बात की तो यह मान के की कि हम तो कमजोर हैं ही, हम तो भूखे नंगे हैं ही, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। आप में से बहुत से इस बीच में ऐसे बैठे होंगे जिनका जन्म 1958 से पहले का होगा, लेकिन आज भी आपके घर में दादी, नानी आपको यह बता देती थी, आज क्या है बहू, अच्छा आज ये दिन, अच्छा, कल बेटा सूर्य ग्रहण पड़ेगा, खाना बना के मत रखना।
₹5 का पंचांग गांव के अंदर वो दादी देख के बता देती थी कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा। लेकिन आपको बीमारी क्या हुई कि आपको बताया कि नो, 1958 में अमेरिका ने एक साइंस लेबोरेटरी बनाई, उसको चलाने का नाम रखा नासा। हम समझते हैं कि नासा बताएगा कि चंद्रग्रहण कब पड़ेगा। 1958 से पहले हमारे यहां चंद्रग्रहण नहीं पड़ रहा था क्या? कौन बता रहा था जब से ये नासा नहीं थी? तो हमको आज लोग बताते हैं कि सूरज से लेकर जमीन की दूरी कितनी थी। हमारे ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले बता दिया था। भाई हम किस गलतफहमी के शिकार हैं? क्या नासा बता रहा था 1958 के बाद में कि ये जो पूरे देश के अंदर 12 साल के बाद ये जो कुंभ होता है, ये 12 साल के बाद क्यों होता है? और ये तो हजारों साल से चल रहा है। ऐसा तो नहीं था कि आजादी के बाद चाचा नेहरू लाए थे इसे और चाचा नेहरू ने बताया तब से कुंभ होने लगा, या अमेरिका की लेबोरेटरी ने बताया तब से होने लगा। क्योंकि इसका मतलब यह है कि हम साइंस के रूप में दुनिया में विकसित थे। क्योंकि शब्द साइंस आपने इजाद आज किया। 12 साल के बाद इसलिए मनाया जाता है कि जुपिटर अपनी धुरी से निकल के 12 साल के बाद वो उसको पूरा करता है, इसलिए कुंभ मनाया जाता है। ये जो हीन भावना है आपके अंदर कि जब तक कोई दूसरा कुछ अच्छे कपड़े, कुछ महंगे कपड़े पहने हुआ आदमी बोलेगा तब तक, इसलिए आपके यहां एक आदमी गेरुए वस्त्र पहने हुए शिकागो गया। उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में उसने जब ब्रदर एंड सिस्टर कहा तो पूरी दुनिया में लगा कि अच्छा, हिंदुस्तान से चल के एक आदमी विवेकानंद हम सबको बहनों और भाइयों कह रहा है, हमें अपना बहन भाई मानता है। यह बात अलग है कि आपके नेताओं ने बहनों भाइयों की ऐसी की है कि आपको लगता है कि भाई साहब ये चुप ही रहे तो अच्छा है। आप हाथ जोड़ लेते हो कि भाई साहब बहनों भाइयों मत को, बहनों भाइयों कह के 70 साल से तुमने हमारी मुसीबत कर दी है ना, हम तुम्हारी बहन है ना भाई हैं, हम तुम्हारे वोटर हैं सिर्फ। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि जब आप सच नहीं सुनना चाहेंगे, नहीं पढ़ना चाहेंगे, छोटे छोटे स्वार्थ में फंसे रहेंगे, तो आप किसी बड़े नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक जानवर, एक बकरी, एक भैंस, सब पैदा होते हैं, कुछ दिन खाते हैं, कुछ दिन पीते हैं, एक दिन मर जाते हैं। ह्यूमन बीइंग इज द सुपीरियर क्रिएशन ऑफ द गॉड। आप इंसान हैं, आप सब में सुपीरियर हैं, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी सिर्फ खाना खाना, करोड़ों रुपए इकट्ठा करना और एक दिन मर जाना यह नहीं है। आपको सुपीरियर इसलिए माना है कि आप किसी सिविलाइजेशन को गढ़ते हैं। इसलिए हमारे यहां जो लोग कहते हैं ना धर्म 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 धर्म, उसका पहला सबसे बड़ा नेगेटिव यह है कि आप सुबह से लेके शाम तक हम शुद्ध रूप से साइंस का पालन करते हैं, लेकिन क्योंकि इस वर्ड साइंस एक अंग्रेज ने बताया आपको, तो आपको लगा कि अच्छा ये बता रहा है। हजारों साल से हमारे इस पूरे भारतवर्ष में हर मौसम की हर तरह की खेती होती थी और उस मौसम के हिसाब से आपकी बॉडी बिहेव करती है। ऐसा नहीं होता क्या कहते कि गर्मी में आपको कोट पहनने का मन करता हो, तो गर्मी के अंदर कौन कौन सी सब्जियां पैदा होंगी वो उसी हिसाब से होती थी। यह देश ऐसा है। लेकिन आपने क्या किया, आप उसे तो भूल गए। और अब आप क्या कर रहे हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ी सी अंग्रेजी जान गए हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं हमें ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। यानी हमारे घर से चोरी करके फूड ले गए और पैकेट में रैप किया और कहा कि अब इसको खाइए, ये खाना अच्छा होता। हम तो ऑर्गेनिक ही खाते थे, ये कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम नहीं था हमारे यहां भाई। लेकिन हमारे लालच ने हमें यहां बीमार बना दिया। इसलिए एक नहीं, आपकी सारी विधाओं में टैबलेट लेने जाते हैं, किसी डॉक्टर से पूछा आज तक आपने कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में पिछले 3 दिन से दर्द है, डॉक्टर कहेगा ये खा लीजिए ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ये नहीं पूछता और ना ही आप पूछने की हिम्मत होती
क्योंकि आप तो उसे भगवान मान रहे हो। वो नहीं पूछते उसे कि डॉक्टर साहब ये तो मैं ठीक हो जाएगी, लेकिन ये तो बताइए मुझे कि ये हुआ क्यों था, ताकि मैं दोबारा गलती ना करूं। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद उस जड़ को समाप्त करता है जहां से वो बीमारी पैदा हुई थी। इसलिए आपके यहां आयुर्वेद को, ओहो ये क्या चीज है, पुरानी टाइप की बातें कर रहे हैं, ये कैसी कंजर्वेटिव बातें, कौन मानता है? आज वही जड़ी बूटी हर्बल हमारे यहां होके आ रहा है। जब हम उसे हर्बल कहते हैं तो उसे बड़े उस अंदाज में रखते हैं, क्योंकि उस पर अंग्रेजी में हर्बल लिखा होता है। हमारी बीमारी है ये। इसलिए कथावाचकों से मेरी निवेदन है, खासतौर से मैं इनसे कह सकता हूं, क्योंकि इनमें यह साहस है कि ये जानती हैं इस बात को कि मंच पे खड़े होने का बाद में किसी का नहीं होता। आयोजक अक्सर डरते रहते हैं। मैं कहता हूं आपने बुलाया है, बस यही आपने अच्छा काम करा है, लेकिन उसके बाद मैं फिर जो कहूंगा वो सुनना पड़ेगा आपको। लिहाजा इनसे मैं एक ही वचन चाहता हूं, अध्यात्म को साइंटिफिकली उन शब्दों के साथ बताएं, ताकि आज की जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी इसे भागे ना, बल्कि ये समझे कि यही शायद वो चीज थी जो हमें नहीं बताई जा रही थी। ये न करें कि बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा गुरु घंटाल है, बहुत सारे। इसलिए मुझे जिंदगी में किसी से कुछ लेना ही नहीं है। लिहाजा कथा करते वक्त वो जो भोली भाली जनता है, उसके मानसिक स्तर को बढ़ाएं, उसके विचार को दुरुस्त करें, उसके अंदर जो भी कंफ्यूजन है उसको ठीक करें, ना कि उसके उस भोलेपन को, उसकी भावनाओं का शोषण करके भगवान राम भगवान राम भगवान राम भगवान राम भगवान कृष्ण 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 मौला 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 अली अली अली, ये पाखंड जो करे उसे उठा के बाहर फेंक दीजिए। आप भारत के 90 करोड़ सनातनियों के भरोसे को ध्यान में रखकर उस पीठ पे बैठे हैं, उस पीठ की मर्यादा को ध्यान में रखें। उससे कमाई कितनी होगी ये नहीं मान्य होगा। समाज इसके लिए तैयार हो। ये नहीं हो सकता। आपको दुबई में कोई कथा करनी है, आपका वहां से क्या इंजन है मुझे नहीं पता, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन मेरी भोली भाली महिलाओं को, माओं को, बेटियों को, बहनों को आप मूर्ख न बनाएं। हम आज भी जाने अनजाने, बगैर जाने, क्योंकि हमारे संस्कारों में है, इसलिए आज भी हम ये कहते हैं कि सूरज पे पानी चढ़ाना चाहिए। विदुषी बेला पारिक जी को यह बताना है कि सूरज पे पानी क्यों चढ़ाया जाता है। चाहे आसाम हो, बनारस हो, कश्मीर हो, और चाहे आपका तमिलनाडु हो, क्यों कॉपर का लोटा ही हर मंदिर में मिलता है? इसको बताएं ना आप। क्यों तुलसी के पौधे पे पानी चढ़ाने के लिए बोला जाता है, ये बताएं ना। इसलिए मूर्ख आपको इसलिए मूर्ख बना जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये कुछ भी सुन लेते हैं। हम अपनी प्रैक्टिस में, जाने अनजाने में, हो सकता है मेरे किसी दादा परदादा को उसका साइंटिफिक मतलब न पता हो, लेकिन उनके कॉन्शियस में बैठा हुआ है कि तुलसी के पौधे पे पानी डालना, इसको घर में रखना। और हमेशा ध्यान रखिए, एक चीज होती है कि आप अपनी बात को समझाने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स बात को अगर आप समझाएंगे तो सिंबल से समझाएंगे। जैसे एक 5 साल का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा, जब उसकी मां उसको दूध पीने के लिए बोलती है
तो उससे यह नहीं कहती इसमें कैल्शियम है, इसमें ये है, इसमें वो है, और इसे पीने से ये हो। वो ये नहीं कह पाती क्योंकि उसको मालूम है कि इसकी बुद्धि ये कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं समझेगी। तो उससे क्या कहती है, दूध पी लो नहीं भौबो आ जाएगा। अब उस बेचारी मां का एजेंडा यह है कि ये दूध पी ले। भौबो एक सिंबल के रूप में उस बेचारी ने इस्तेमाल किया। वही बच्चा 15 साल का हो गया, अब भी दूध पी रहा है, लेकिन मां अब यह जानती है कि इससे मैं भौबो कहूंगी तो ये सुनेगा नहीं। मां अब उससे कहती है कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी, और हड्डी मजबूत होगी तो जिहादी जब तुम्हारे पास आए तो मुंह पे घूसा मारना। मैं सिंपल की बात कर रहा हूं। तुलसी साइंटिफिक पौधा है। जिन जड़ी बूटियों को खोज कर करके चीजें बन रही हैं हमारे यहां, ऐसे ही तुलसी साइंटिफिक पौधा है। उसको चाय में ऐसे ही नहीं डाला जाता। उसे कॉपर के लोटे में हर मंदिर के अंदर जो पानी रखा होता है उसमें 3-4 तुलसी के पत्ते ऐसे ही नहीं डाले जाते कि वो स्वाद में अच्छे होते हैं। इसलिए उसको हम साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कन्वे नहीं कर पाए। तो हमने कहा भाई देखो ऐसा है, इस पे फूल पे पानी चढ़ाना, सुबह सुबह इस पे पानी चढ़ा देना। क्यों चढ़ाना चाहिए, बस हमने ये कह दिया। उसको लॉजिक नहीं बता पाए क्योंकि हम बेचारे इतने बीच में, जो आपका 500-600 साल का जो कालखंड था जिसमें आपकी नालंदा जलाई गई, तो वो बीच का कालखंड कट गया। आपको पता ही नहीं चला कि बीच में हुआ क्या था। वो किताबी आपको नहीं मिल रही, तो आपने उनको सिंबल से जोड़ दिया। इसलिए सुबह कहा कि सुबह सुबह उठना और सूरज को पानी चढ़ा देना। अब वो समझ नहीं पा रहा सूरज को पानी कैसे चढ़ा देना। तो वो बेचारा बच्चा एक तो सुबह को सूरज के पानी चढ़ाने के लिए उसे उठना तो 5:30 बजे ही पड़ेगा, तभी सूरज को पानी चढ़ाएगा। तो एक तो वो सुबह उठेगा, दूसरे सूरज को पानी चढ़ाने के पीछे की जो थ्योरी है, कॉपर के लोटे में, ये अभी 2009 या 2010 की बात है, जर्मनी में वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने उसको अटेंड किया था। उसमें कहा गया कि दुनिया का किसी किस्म का भी पानी कॉपर के लोटे में रखने से वो प्योरीफाई हो जाता है। इसीलिए जब हमारे यहां ये सैनिटेशन का सिस्टम नहीं था, मुझे तो अपनी मां के बारे में याद है, अभी वो जीवित हैं, कि जब भी उस जमाने लोग नाव से सफर करके नदी पार करते थे, ना स्टीमर था ना जहाज थे, तो जब भी वो पास करते थे अंत में जाकर के, मुझे आज भी याद है कि हम लोग अलीगढ़ से चलते थे, आगरा आते थे, और एक चंबल रिवर पड़ती थी और उस पर ब्रिज नहीं था, स्टीमर से जाते थे। कि हमारी माँ, हमारी नानी जो थी वो शिवपुरी में थी, तो मेरी माँ देखता था मैं कि वो अपना रूमाल खोलती थी, उसमें से एक सिक्का डालती थी और कहती थी जय गंगे माँ। यह आज तक समझ में नहीं आया। अब समझ में आता है कि कॉपर के सिक्के थे, वो नीचे डाले जाते थे ताकि कॉपर का सिक्का और जो उसका रिएक्शन है उससे पानी प्योर कंटिन्यूस चलता रहे। इसलिए हम वहां नहाने भी जाते थे, उसी को पीते भी थे, लेकिन कोई पॉल्यूशन नहीं होता था क्योंकि वो प्योरिफिकेशन कंटिन्यू चलता था। यह अलग बात है कि मेरी और आपकी जनरेशन ने, आज आपको कौन बताता है कि कॉपर का पानी पीना चाहिए? माधुरी दीक्षित बता रही है। देखा है विज्ञापन आपने? तो आपको इतने साल बाद माधुरी दीक्षित का इंतजार था कि वो बताएगी तब आप पिएंगे। आपकी नानी बता रही थी तो आपको लगता क्या यार ये कॉपर का लोटा, ये कुछ स्टाइलिश होना चाहिए। अब क्या होने लगा है कि कॉपर के जग भी मिल रहे हैं और गिलास भी मिल रहे हैं। अब वही करोड़पति आदमी के घर में कॉपर का लोटा भी रखा हो, कह रहे नो सर दिस इज साइंटिफिक। तो ये बीमारी है हमारी। इसलिए जब सुबह सुबह कॉपर के लोटे से आप पानी सूरज की तरफ चढ़ाते हैं तो सूरज जो रात भर, जो आपकी वनस्पति होती है, जो पेड़ होते हैं, रात भर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और जैसे ही सूरज की किरण निकलने से पहले ही हल्का सा रोशनी होती है तो वो तमाम पेड़ जितने होते हैं वो सब ऑक्सीजन देते हैं, और उस वक्त उस ऑक्सीजन का सूरज की किरण के साथ मिलन होता है। जब आप सूरज की रोशनी के ऊपर करके यूं करके पानी चढ़ाते हैं तो उसके अंदर से जो रेज निकलती हैं वो आपको एनर्जी देती हैं पूरे दिन के लिए।
लेकिन अब हमने कहा लोटा चढ़ा दिया, उसने जाके नहीं चढ़ा। तो चीजों को समझिए, आपसे बड़ा साइंटिस्ट कोई था ही नहीं।